Okay, student. I am again welcome to you all in today's sessions. और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो भी एक पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स जैसे कि फेमेटोटिडिन, रेनिटिडिन जो एसी लॉक और फेमटेक के नाम से जाना जाता है, और एंटासिड्स के ऊपर होगा। लेकिन आखिर क्यों? जिससे हम जानते हैं कि कोई भी पेशेंट आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ, है ना, एडमिट हुआ, और एडमिट होने के बाद, ठीक है, एडमिट कब होता है? जब बीमार पड़ता है। तो बीमारी हुआ, और बीमारी होने के बाद वो जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ अपना ट्रीटमेंट के लिए। तो जब ट्रीटमेंट कराता है तो आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, डॉक्टर ऑलवेज एडवाइज द एंटासिड्स और पीपीआई और H2 ब्लॉकर्स, ये तीनों में से कोई ना कोई दवाइयाँ उन्हें ज़रूर लिखते हैं। तो ऐसा क्यों? मुझे यही जानना है कि आखिर क्यों डॉक्टर्स सभी को गैस की दवा देते हैं, है ना? गैस की दवा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आज के टॉपिक में बेसिकली मुझे इसी के बारे में नॉलेज लेना है कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ या ट्रीटमेंट के लिए गया, इवन आइदर ओपीडी में भी जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें कॉमन कोई दवाई लिखाए कि नहीं, लिखे कि नहीं, लेकिन गैस की दवा ज़रूर लिखा जाता है कोई भी दवा के साथ में। मस्ट ऑफ केसेस में 95% केसेस में, कुछ ऐसे केस होते हैं ड्रग का इंटरेक्शन होता है जिसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन 95% केसेस में लिखा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो उसी फैक्ट्स को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम यहीं से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको फैक्ट्स जानने से पहले एक बात जानना जरूरी है ना? वो बात क्या है? तो कुछ बेसिक फिजियोलॉजी आपको मैं एक बार रिपीट कर दूं। ऐसे मैं पिछले लेक्चर में बताया भी हूं, लेकिन फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो इस बात को। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ एसिड प्रोडक्शन, है ना, वो मैं बता देता हूं। बेसिक फिजियोलॉजी, ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजी बेटा जान लो पहले, है ना, इसके बाद आसानी होगा समझने में। ठीक है, देखो हमने बताया क्या था पिछली बार। तो एक बात बताया था, आपको शायद याद होगा कि हमारा जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है ना, जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड्स है। तो ये जो होता है वो हमारा एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एराकिडोनिक एसिड, है ना, एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में बेटा? तो फॉस्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम है। क्या है? फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। अब ये एराकिडोनिक एसिड जो आपका है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इससे दो तरह की चीज होती है, देखो, है ना। एक निकलता है कॉक्स, जिसको बोलते हैं हम साइक्लो साइक्लो ऑक्सीजिनेज, और दूसरा है लॉक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या? लाइपो ऑक्सीजिनेज, है ना, लाइपो ऑक्सीजिनेज। दो तरह की एंजाइम है। तो मुझे लॉक्स के बारे में बात अभी नहीं करना है, मुझे टॉपिक समझना है, वो रिलेटेड है कॉक्स से। तो कॉक्स के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। तो देखो, कॉक्स जो है, कॉक्स क्या करता है फिर?
ये करता है, रिलीज करता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या करता है, रिलीज, है ना। देखो ये क्या करता है, रिलीज, है ना। ऐसे करो, यहाँ पे लिख दो, रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलीज प्रोस्टा, सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोग शॉर्ट में पीजी बोल लेते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज किया। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, है ना, किसके लिए आखिर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करता है, आपको पता है इसका मल्टीपल फंक्शन है। क्या है, मल्टीपल फंक्शंस है, लेकिन उस मल्टीपल फंक्शंस में एक फंक्शन से भी है। क्या है, एक फंक्शंस इसका जीआई पे है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, ठीक है। कहाँ पे, हम डायरेक्ट यहां बोलेंगे, क्या करता है कि एक्ट ऑन जीआई, एक्ट ऑन जीआई, जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यानी आपकी जो क्या होती है, ए वाली चीज पे, है ना। मान लो कि इसोफेगस है, यहाँ से स्टमक है, और इस तरह से आया, ऐसे आंत हो गई, तो यहाँ पे आकर के काम करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन आकर के काम करेगी। अब तो काम करेगा तो भाई क्या करेगा, तो देखो ये क्या करता है, तो जब ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट किया, तो क्या करेगा, यहाँ पे इसका काम है कि देखो क्या काम है, यहाँ पे दो तरीके से काम है, दो तीन मान लो, सब मैं बता देता हूँ। तो पहला, मेंटेन मेंटेन एसिड प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन, और यू कैन से, या फिर बोल सकते हैं कि डिक्रीज, DECRE से, डिक्रीज एसिड यानी HCl प्रोडक्शन, एसिड वही है, HCl है, प्रोडक्शन, HCl की प्रोडक्शन को कम करता है या फिर उसको मेंटेन रखता है। अगर नॉर्मल लेवल में निकल रहा है पीजी, अगर नॉर्मल लेवल में प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगी तो नॉर्मल एसिड मेंटेन रहेगा, अगर ज़्यादा निकलेगी तो और एसिड को कम कर देगा। अगर कम निकलेगा पीजी तो क्या होगा, मान लो कि पीजी कम हो गया, पीजी का सेक्रेशन कम हो गया, तो एसिड एसिड का सेक्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर पीजी का सेक्रेशन बढ़ गया तो एसिड का सेक्रेशन कम हो जाएगा, जस्ट उल्टा। क्योंकि पीजी ही कंट्रोल कर रहा है किसको, पीजी किसको कंट्रोल कर रहा है, एसिड के सेक्रेशन को। यानी डिपेंड करता है कि पीजी कितना निकल रहा है, पीजी ज़्यादा निकलेगा तो एसिड क्या होगा, है ना, एसिड क्या होगा, कम निकलेगा, और पीजी अगर कम निकलेगा तो एसिड ज़्यादा निकलेगा। यही बात को ध्यान रखना है। तो ये बात को मैं नीचे ऐसे लिख भी देता हूँ, है ना, नोट में करके, आप लोग को ज़्यादा समझने में आसानी होगी। नोट में लिख लो कि अगर मान लो कि पीजी प्रोडक्शन मोर है, पीजी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे एसिड क्या होगा, एसिड एसिड क्या होगा, एसिड यानी HCl क्या होगा, HCl का लेवल क्या हो जाएगा, पीजी अगर ज़्यादा निकल रहा है तो HCl का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज। अगर मान लो कि पीजी नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, तो एसिड का लेवल क्या होगा, उस स्थिति में एसिड का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल HCl। अगर मान लो कि पीजी का लेवल अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, एसिड लेवल, एसिड और HCl
लेवल क्या हो जाएगा, HCl बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट काम करता है, पीजी उसको कंट्रोल करके रखता है, ये बात ध्यान में रखना। फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड बनता है और उसे और लाइपो ऑक्सीजनेज साइक्लो ऑक्सीजनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशंस, आकर के काम करता है और एसिड के रखता है, अगर इसका कम बेसी हो तो दिक्कत है। ठीक है, अब दूसरी की और कैसे मेंटेन करता है इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट को और गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करता है। तो दूसरा क्या करता है, यहाँ पे एक और काम करेगा, वो काम क्या करेगा, तो पीजी मेंटेन मेंटेन बाइकार्बोनेट लेवल HCO3। आपको पता है कि ये क्या है, एक तरह का बेस है ना, एक तरह का बेस है। तो कभी भी अगर ज्यादा एसिड निकलता है तो बेस उसके साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, अगर एसिड और बेस ऐसे मिलेगा, एसिड प्लस में बेस मिलेगा तो क्या होगा, पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो कितना अच्छा चीज है, हमको पीएच को क्या करना है, नॉर्मल बना के रखना है, तो इसीलिए निकलता है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, और मेंटेन मेंटेन एसी बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट लेवल, बाइकार्बोनेट लेवल को अगर मेंटेन करता है और म्यूकस सेक्रेशन को कंटिन्यू रखता है एंड म्यूकस सेक्रेशन, म्यूकस सेक्रेशन करता है ताकि उसका एक इंट्रिंसिक फैक्टर है और वो म्यूकस क्या करता है, आपके ये जो स्टमक का वाल है यहाँ पे म्यूकस ऐसे चिपका रहेगा, तो ये प्रोटेक्शन देता है इसको, स्टमक के वाल को। ठीक है, तो मान लो होता क्या है, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पीजी का सेक्रेशन एक तरफ मैं अगर बढ़ा दूं, मान लो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम बता रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन ही क्या करता है, बाइकार्बोनेट को सेक्रेट करता है, मेंटेन करता है ना। तो ज़्यादा निकलेगा, मेंटेन, या यहाँ पे सेक्रेट भी कर सकते हो, सेक्रेट भी आप लिख सकते हो, सेक्रेट, है ना, है ना, या रिलीज लिख दो सबसे अच्छा, रिलीज, रिलीज, रिलीज या मेंटेन बाइकार्बोनेट लेवल, इसमें भी वही चीज कर दो, है ना, यहाँ पे लिख दो रिलीज या मेंटेन एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, उल्टा नहीं समझना है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन अगर बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन अगर कम होता है तो बाइकार्बोनेट नहीं निकलेगा, तो बाइकार्बोनेट का लेवल अगर कम होगा तो यहाँ पे अगर मान लो कि स्टमक में अगर बाइकार्बोनेट HCO3 का लेवल अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो एसिड का मात्रा क्या होगा, HCl का क्या होगा, HCl बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा। ठीक है, तो एसिड HCl का बढ़ जाएगा, तो HCl को नॉर्मल यानी पीएच को मेंटेन करने में बाइकार्बोनेट का अहम भूमिका है, रोल है, जो कि पीजी ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये भी बात लिख लो इस केस में भी कि मान लो इस साइड में कि अगर पीजी का सेक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा बेटा, बाइकार्बोनेट यहाँ पे क्या होगा,
HCO3 क्या होगा, इसका सेक्रेशन क्या हो जाएगा, Pg का सेक्रेशन बढ़ गया, तो बाइकार्बोनेट का सेक्रेशन भी बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान मत देना, यहाँ उल्टा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यही बढ़ाता है, हमको एसिड को मेंटेन करना है ना, पीएच को मेंटेन करना है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करना है एसिड को। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन अगर नॉर्मल रहे तो बाइकार्बोनेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, HCO3 भी नॉर्मल रहेगा, ये भी बात है। अगर मान लो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन अगर कम हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, बाइकार्बोनेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो अगर कम हो जाए, यही रिलीज करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन ही, तो अगर इसका सेक्रेशन कम हो जाए तो ये भी कम हो जाएगा, है ना, तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक फिजियोलॉजी थी। तो हम लोग की जो बात समझनी है वो पीपीआई के बारे में, आखिर क्यों यूज करते हैं हॉस्पिटल में। तो अब चलिए उस फैक्ट्स के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक में मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि फैक्ट्स बिहाइंड द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। पेशेंट्स के हॉस्पिटलाइजेशन के पीछे फैक्ट क्या है, तो आप ही बता दो, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो क्या वो खुश रहेगा या नाराज रहेगा, ऑब्वियसली नाराज रहेगा। तो जब कभी भी पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मान लो कि ये पेशेंट्स हमने लिख दिया, पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद क्या होगा, पेशेंट के पास क्या क्या हो सकती है, पेशेंट के पास एंजाइटी हो सकता है, एंजाइटी, है ना, डर लगेगा, है ना, यानी कि एंजाइटी यानी फियर हो सकता है, फियर बोल दो आप, डर लगेगा पेशेंट को कि मेरे साथ में क्या होगा नहीं होगा, डॉक्टर क्या करेगा मेरे को यहाँ पे, कहीं चीर फाड़ देगा नहीं, बहुत सारा डर लगता है, तो डर लगेगा उसको, है ना। डिप्रेशन में रहेगा पेशेंट, डिप्रेशन में रहेगा, डिप्रेशन में बहुत टेंशन में रहेगा, चिंता में, है ना, या स्ट्रेस आप बोल लो, स्ट्रेस में रहेगा। तो आपको पता है कि जब कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी हो जाओ तो क्या आप खुश रहोगे वहाँ पे, नहीं, कभी नहीं, आपको हमेशा फियर होगी, डिप्रेशन होगी, स्ट्रेस होगा, कुछ न कुछ आपको ये सारी दिक्कतें होंगी। आप जानते हो कि पेशेंट एकदम पूरी अनकंफर्टेबल रहेगा। तो बेटा इस केस में होता क्या है, जब कभी भी पेशेंट स्ट्रेस में रहता है ना, डिप्रेशन में रहता है, तो डिप्रेशन के केस में क्या होता है, डिप्रेशन के केस में क्या होता है ना, तो ये हमारा यहाँ पर जो बताएं प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, डिप्रेशन जब भी होती है तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज होता है एक कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेड वाला से स्पेशल लिख देता हूँ याद रखने के लिए, डिक्रीज DECRES, डिक्रीज दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी का प्रोडक्शन जो होगा कम हो जाएगा। अगर बताओ कि हम बताएं कि पीजी का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो एसिड के सेक्रेशन के ऊपर क्या होगा असर, पीजी का सेक्रेशन अगर कम हो जाए तो एसिड का सेक्रेशन क्या होगा, यहाँ पे बताएं, बढ़ जाएगा, है ना, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आप, तो फिर क्या होगा, मोर मोर HCl और एसिड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड सेक्रेशन, सेक्रेशन, ठीक है, इन स्टमक में ज़्यादा होने लगेगा, इसमें स्टमक में ज़्यादा होने लगेगा, ये वाली आपका स्टमक है, इस तरह से स्टमक में ज़्यादा होगा, तो स्टमक में ज़्यादा होने लगेगा तो फिर क्या होगा, तो अगर एसिड का लेवल अगर स्टमक में ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे
चांसेस है कि ज़्यादा बढ़ने के कारण इसके वाल पर जाकर के अटैक करता है ना, और इरोजन बना देता है। ठीक है, तो मोर एसिड कैन बी हार्म द म्यूकोसल वाल ऑफ स्टमक, स्टमक के म्यूकोसल वाल को हार्म कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, अब करेगा क्या है, तो वहां पे जाकर के इरोजन फॉर्मेशन कर देता है, इरोजन फॉर्मेशन या शोर आप बोल सकते हो, शोर फॉर्मेशन या फिर शोर फॉर्मेशन बोल सकते हो। तो शोर फॉर्मेशन कर दिया। अब इसी शोर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, क्या पेशेंट को हो गया, हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। क्या हुआ, गैस्ट्रिक अल्सर बोल दो, अल्सर बोल दो, या फिर पेप्टिक अल्सर बोल दो, पेट की अल्सर हो गया, पेप्टिक, स्टमक को ही हम लोग पेट बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बोल दो। इसके कारण से ज्यादा अगर एसिड का सिक्रेशन हुआ तो स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर तो होगा ही, गैस्ट्रिक को, गैस्ट्रिक यानी स्टमक, ठीक है, ध्यान रखना, स्टमक अल्सर तो होगा है। साथ में चांसेस है कि यहाँ से एसिड जब आए तो हो सकता है कि इधर ऐसे इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन ऐसे होती है, एसिड यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में भी HCl ज़्यादा हो जाएगा उस समय। इवन बहुत ज़्यादा एसिड हुआ तो ईसोफेगस में भी होगा, यहाँ भी HCl क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, HCl ईसोफेगस में भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी हार्म कर सकता है। तो इसके साथ में इंटेस्टाइनल अल्सर भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल अल्सर, जिसमें ड्यूडेनल अल्सर कॉमन है, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, इसके अलावे, इसके अलावे और क्या, ईसोफेजियल अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर, है ना, ये सारी चीज हो सकती है। तो बताओ कि एक स्ट्रेस के कारण कभी भी आप चाहे घर पर रहो या हॉस्पिटल में, तो आप तो इतना तो जान गया कि स्ट्रेस जो है वो एसिड के लिए काल है। तो एसिड जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस में आप जानते हो कि एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, डिप्रेशन में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और ज्यादा एसिड बनेगा तो आपको ये सारी, ज्यादा एसिड बनने के कारण क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब कम बनेगी तो क्या होगा, एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, मोर HCl, एंड यहाँ पे एक और बात लिख लो, एंड डिक्रीज 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 बाइकार्बोनेट HCO3 एंड म्यूकस सेक्रेशन, म्यूकस, ठीक है, सेक्रेशन, म्यूकस सेक्रेशन भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे, एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाएगा और कार्बोनेट का क्या होगा, सेक्रेशन कम हो जाएगा, यही न्यूट्रलाइज करता था। तो जब ये भी कम हो गया तो अब कैसे होगा, कितना मुश्किल हो गया, तो उस समय पेशेंट को अल्टीमेटली अल्सर हो जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं कि हमेशा कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट तो हमारे पास आया है, whenever any patient admitted in hospital, then much probability or much chances of the stress. So due to stress there will be chances of more HCl secretion in stomach, and it leads to what, chances of peptic ulcer, esophageal ulcer and intestinal ulcer, like duodenal ulcer is most common. So always doctor prescribed the PPI, H2 blocker or antacid before the giving any medications. ठीक है,
कोई भी दवा दे कि नहीं दे, एक कॉमन दवा है कि देगा ही देगा, या कोई दवा दे उसके साथ में जरूर देगा। इसके पीछे यही राज है। तो क्या होगा, जब पेशेंट आएगा तो उसको क्या करेगा, जब कभी भी, है ना, जब कभी भी पेशेंट आएगा किसी के पास, एडमिशन होगा, तो आफ्टर एडमिशन क्या करेगा, उसको या तो पीपीआई दे देगा, पीपीआई, या तो H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, या तो एंटासिड, एंटासिड। तो एंटासिड में कौन सा, पीपीआई में कौन सा, तो देख लो, कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे पेंटोपैराजोल, पेंटोपैराजोल, आपने नाम सुना है, जो पेन 40 के नाम से आता है बेटा, है ना, ये पेन 40, पेन 40 के नाम से आता है। कॉमन दवा है रेबीपैराजोल, रेबीपैराजोल, रेबेमैक के नाम से आता है, रेबिकाइंड, ये सब बहुत कुछ सारी कंपनियां हैं, ये जेनरिक नेम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओमी पैराजोल, ओमी पैराजोल, है ना, ओमिज के नाम से आता है, ठीक है। अब बस करो, चलो अब H2 ब्लॉकर में चलते हैं। तो जैसे इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका कॉम्बिनेशन कोई भी दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब एंटासिड का नाम है, ठीक है, एंटासिड का नाम है, और ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे इसमें जो दवाएं आती है, जैसे पेंटोप एमपीएस, मान लो सिरप है, सिरप क्या है, सिरप पेंटोप एमपीएस, पेंटोप एमपीएस, ठीक है। म्यूकेन जेल, म्यूकैन जेल, है ना, अलजल, बहुत सारा सिरप है, ठीक है। एनकुल, है ना, दुनिया भर के सिरपे हैं। अरे सॉरी यार, यहाँ पे लिखा हुआ था, चलो ऐसा करते हैं कि टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। H2 ब्लॉकर में लिखा गया, यहाँ एंटासिड लिख लो, ठीक है, मैं ध्यान ऊपर में नहीं दिया था। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिख लो एंटासिड, अरे एंटासिड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो H2 ब्लॉकर, BLOCKER, H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर में क्या आता है, H2 ब्लॉकर में जैसे तो टी, और इधर से लिखते हैं फेमेटोटिडिन आता है, रेनिटिडिन, ऐसा दवा आता है, जो रैंटेक, जो एसी लोग फेमटेक के नाम से जानते हैं। H2 ब्लॉकर है, ये भी, ये दोनों दवाइयाँ क्या करती है, ये दवाई क्या करेगी, डिक्रीज एसिड, एसिड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ये दवाई क्या करेगा, ये दवाई क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द पीएच, न्यूट्रलाइज द पीएच, है ना, ज़्यादा एसिड निकला है तो उसको क्या करेगा, ये बेस है, ये क्या है, ये सारा बेस वाला मेडिसिन है, बेस टाइप का है, ठीक है। ये क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, एक तरह का क्या है, बेस है। और ये जाकर के एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगा। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा एसिडिटी नहीं हो। और ये क्या करता है, ये भी एसिड प्रोडक्शन को कम करता है, तो डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, यही काम करता है। तो हम क्यों देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस वाला मरीज को हमेशा क्या रहता है, एसिडिटी का खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज वाला पेशेंट को स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी क्या कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है, हमको अल्सर भी काउज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, पहले ही से उसको एसिड, एंटासिड या फिर कोई एसिड प्रोडक्शन को नहीं होने वाली दवाइयाँ दे करके रखते हैं। इसीलिए एवरी पेशेंट्स को डॉक्टर लोग क्या करते हैं,
रेबिप्राजोल, इसमें से कोई एक दवाइयाँ, या तो इसमें से कोई दवाइयाँ या तो इसमें से कोई दवाइयाँ, तीनों में से कोई दवाई दे करके उसको रखते हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंगली 2 भी दे सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी होता है कि पीपीआई दे दिया और एंटासिड साथ में दे दिया, दोनों देकर रखते हैं, अगर ज़्यादा एसिडिटी का खतरा है तो, ठीक है? या ज़्यादा बन रहा है तो, ठीक है? तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आज के लिए आप लोग को जो भी मैं पढ़ाया वो क्लियर होगा, टीच किया, वो बिल्कुल क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर हम लोग क्यों सारे पेशेंट को हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं या गैस की दवा का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जब पेशेंट एडमिशन होती है हॉस्पिटल में तो। तो आई होप क्लियर टू ऑल, ठीक है? तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।